Kenapa tak tidur lagi, ha? थोड़ा झिझकते हुए उस घर के सामने जा पहुंचा। मेरे मन में एक बात यह भी थी कि इतनी रात को किसी को जगाना अच्छी बात है या नहीं। मुझे यह बात भी पक्का मालूम नहीं थी कि उस घर में कोई मैकेनिक ही रहता है, लेकिन एक बात तो थी, मुझे ऐसा लगा कि इस घर के अंदर कोई न कोई तो है। मैंने आवाज़ देना चालू किया कि कोई है, लेकिन जब मेरी बात का थोड़ी देर तक कोई जवाब नहीं आया तो मैं सामने वाले बरामदे को पार करके उनके दरवाजे तक आ गया। जैसा कि पुरानी झोपड़ियों और पुराने घरों में होता है, मैं उस दरवाजे की साकल को जोर जोर से हिलाने लगा। वो आज भी आवाज़ मेरे जहन में आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं था कि उस साकल को लगातार खटखटाया जा रहा था और उस सूनी रात में जंगल की खामोशी में आवाज़ काफ़ी दूर तक जा रही थी। मेरा अंदाज़ा था कि साकल की आवाज़ सुनकर कोई न कोई तो आएगा, लेकिन अब एक अजीब सा एहसास होने लगा था। मुझे लगा कि शायद कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पलट कर देखा, लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं था। मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, लेकिन मेरा विश्वास था कि साकल की आवाज़ सुनकर कोई न कोई तुरंत दरवाज़ा खोलेगा। मेरे काफ़ी देर तक साकल हिलाने के बाद भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन साकल हिलाने के दौरान मैंने महसूस किया कि शायद यहीं आसपास कोई है। मुझे किसी के चलने का एहसास हुआ। मुझे किसी स्त्री की पायजेब के घुंघरू की आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही थी। पहले आवाज़ काफ़ी धीमी थी, लेकिन जब बीच बीच में मैं साकल जोर से बजाता तो घुंघरू की आवाज़ भी तेज़ हो जाती, और मैं साकल बजाना धीरे कर देता तो घुंघरू की आवाज़ भी आना बंद हो जाती। उसके बाद धनंजय लिखते हैं कि मैं पहले थोड़ा डरा, लेकिन बाद में सोचा कि हो सकता है जब मैं सांकली हिलाता हूँ तो उन लोगों की नींद में डिस्टर्ब होता हो और वो लोग सोते हुए करवट बदल रहे हों। लेकिन मैं भी कहाँ हार मानने वाला था। मैं साकल बजाता रहा और वो घुंघरू की आवाज़ ऐसा लगता कि मेरे कई बार पीछे से आ रही है, कई बार बाजू से आ रही है। मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद इस घर में कोई नहीं है, और वहाँ से पीछे 2 कदम हट के वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि अचानक से तेज़ आवाज़ के साथ वह दरवाज़ा खुल गया। और जैसे ही दरवाज़ा खुला, मैं एकदम से हड़बड़ा कर डर के मारे पीछे की तरफ हट गया, क्योंकि वो दरवाज़ा खुला नहीं था। मुझे लगा वो दरवाज़ा टूटा था भर-भरा कर। वो सुनसान रात में मैं आवाज़ सुनकर काफ़ी डर गया था। मैंने सामने देखा तो मुझे हल्का सा धूल का गुबार दिखाई दिया, हल्का सा धूल का गुबार दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद जब धूल का गुबार थोड़ा कम हुआ तो देखा सामने एक बूढ़ी औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी, और शायद उसके बाजू में मैंने एक लड़की को भी देखा। उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भाव नहीं था, और चेहरा एकदम सफ़ेद था, मानो चेहरे में से खून पूरी तरह गायब हो चुका हो। रास्ते में शरीर में खून का एक कतरा भी ना हो। और जैसे ही मेरी नज़र उस बूढ़ी औरत के चेहरे से हटी तो मैंने महसूस किया कि उसके बाजू में खड़ी एक लड़की मुझे देखकर हंस रही है, और उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरा चेहरा पूरी तरह स्याह पड़ गया। और मैंने जैसे ही उन दोनों के चेहरे को देखा तो मुझे लगा कि उनके चेहरे में से काफ़ी बड़े बड़े दांत निकल आए हैं, और वह दोनों इतनी डरावनी लगी। अब वो बूढ़ी औरत और वो लड़की मुझे देखकर हंस रही थी, और इतना देखना था कि मेरे होश फाख्ता हो गए, और अगर मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर वहाँ से भाग निकलने में ही अपनी भलाई समझी। और मैं जैसे ही वापस पीछे की तरफ मुड़ा, मैंने महसूस किया कि वह घुंघरू की आवाज़ मेरा पीछा कर रही है।
कभी लगता वो घुंघरू की आवाज़ मेरे सामने है, कभी लगता घुंघरू की आवाज़ मेरे पीछे है। मुझे मालूम नहीं मैं कब तक दौड़ता रहा, लेकिन तभी देखता हूँ कि मेरे सामने एक तेज रोशनी से कोई देख रहा है। मुझे लगा कि मेरी मौत अब निश्चित है, लेकिन मैंने कुछ जानी पहचानी आवाज़ें भी सुनी। मैंने हिम्मत करके सामने देखा तो मेरे ट्रक का क्लीनर केबिन के अंदर बैठकर पेंसिल टॉर्च से मुझे देखकर इशारा और आवाज़ दे रहा है। उसको देखा तो मेरे होश में होश आए, मेरी जान में जान आई। मैंने पीछे पलट कर देखा तो नहीं, लेकिन अब घुंघरू की आवाज़ नहीं आ रही थी। उस पाजेब की घुंघरू की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मैं पूरी हिम्मत लगाकर तुरंत अपने 460 ट्रक के केबिन के अंदर दाखिल हो गया। मेरे चेहरे पर पूरी हवाइयाँ उड़ी थी और पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। मेरी हालत देखकर मेरे हेल्पर को अंदाज़ा हो गया कि शायद कहीं न कहीं कुछ अनहोनी हुई है, और मेरे ड्राइविंग सीट पर बैठते ही उसने मुझे पानी के डब्बे में से थोड़ा सा पीने का पानी दिया। 15-20 मिनट बाद मेरे रिलैक्स होने के बाद मेरे हेल्पर ने बताया कि भैया आपके जाने के कुछ देर बाद ही मैंने ट्रक को एक बार यूं ही स्टार्ट करके देखा तो वह तुरंत स्टार्ट हो गया, और ऐसा लगा कि जैसे इसमें कभी कोई प्रॉब्लम ही ना हो। ऐसा क्यों हुआ मैं नहीं जानता हूँ। यह बात सुनकर मेरे मन में थोड़ा सा विश्वास पैदा हुआ, और मैंने अपनी आराध्य देवी को मन ही मन हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि माँ, आज आप ही के कारण आज इस मुसीबत से मैं बाहर आया हूँ, नहीं तो मालूम नहीं मेरा क्या होता। मैं जब हेल्पर के मुंह से सुना कि मेरा ट्रक अपने आप ही स्टार्ट हो गया है, वो भी बिना किसी दुरुस्ती के, बिना दुरुस्त किए हुए, तो मेरी जान में जान आई। और मैंने अपने इष्ट देवी का नाम लेकर ट्रक को स्टार्ट किया और कहा मैं देखता हूँ। मैंने ट्रक एक बार में स्टार्ट हो गया। ऐसा लगा कि कहीं कुछ इसमें कभी दिक्कत ही ना हुई हो। मैंने जैसे ही गाड़ी को आगे बढ़ाया, मन में अचानक से ख्याल आया कि इसी रास्ते पर कहीं उस घर से या उन दोनों से कहीं मुझे दोबारा मुलाकात ना हो, कहीं दोबारा ना मिले। लेकिन मेरे चेहरे के असमंजस्य को पढ़कर शायद मेरे हेल्पर को कुछ मेरे विचारों का अंदाज़ा हुआ, तो उसने मुझे कहा भैया कुछ दिक्कत है क्या, आप थोड़े से डरे सहमे से लग रहे हो। मैंने कहा कोई बोला नहीं, तो उसने मुझसे कहा कि भैया अब हम दोनों हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ते हुए चलते हैं। रास्ते में जो भी दिक्कतें आएंगी, जो भी परेशानियां आएंगी, बजरंगबली हमारी सभी परेशानियों को दूर करेंगे। और मुझे उसकी बातों से थोड़ा विश्वास भी जागा, और मैंने भी उससे कहा कि चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और मैंने रोड पर अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। धनंजय आगे लिखते हैं कि मुझे लगा हम लोग चलते हुए लगभग 4 से 5 किलोमीटर आ चुके हैं, लेकिन वह घर, वह झोपड़ी, वह छोटा सा मोड़ कहीं दिखने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने काफ़ी गौर से देखता हुआ जा रहा था और अपने साथी को बार बार पूछ भी रहा था कि शायद तुम्हें कहीं किसी मोड़ के किनारे किसी झोपड़ी जैसा दिखने वाला छोटा सा घर दिखाई देता है तो मुझे बताना। और मैं भी थोड़ी थोड़ी देर में अपने बैक मिरर से देखता भी जा रहा था कि कहीं कोई चीज़ मुझे पीछे से ना दिखाई दे। डर तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन मैंने अब अपनी इष्ट देवी माँ को अपने साथ खड़ा किया था कि जो भी होगा देखा जाएगा। ऊपर से मेरे साथी का बजरंगबली पर भरोसा, लेकिन कहीं कोई चीज़ दिखाई नहीं दी, न कहीं कोई आवाज़, न कहीं कोई एहसास। जयपुर पहुंचकर हम दोनों ने रास्ते में पड़ने वाले एकमात्र ढाबे पर खाना खाया, और मैंने तभी अपने साथ ही घटना उस ढाबे वाले के साथ अपने साथी को ही बताया। तो ढाबे वाला घटना सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला क्या आपका ट्रक भी
अपने आप बंद पड़ गया था, अपने आप बिना कुछ दुरुस्ती के ठीक भी हो गया। मैं ढाबे वाले की बात सुनकर भौंचक्का रह गया। तो उसने मुझसे कहा कि ये बात मैं 3-4 ट्रक वालों के मुंह से सुन चुका हूँ। और कहा, बाबूजी आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए, क्योंकि पिछले साल नवंबर में मैंने एक ट्रक ड्राइवर की लाश भी उसकी ट्रक के पास ही मिली। न बॉडी पर कोई घाव थे, न कहीं कोई जोर ज़बरदस्ती के निशान। और ढाबे वाले ने बताया कि आज से बहुत साल पहले की बात है, एक माँ और बेटी को किसी ट्रक ड्राइवर ने लिफ्ट देने के बहाने उस जंगल में लाकर बलात्कार कर मार दिया था। काफ़ी खोजबीन हुई, लेकिन उस ड्राइवर का कहीं कोई पता नहीं चला। लेकिन इन 3-4 सालों में मैं आपके साथ हुई घटना कई ड्राइवरों के मुंह से सुन चुका हूँ। दूसरे दिन जब दोपहर के 1 बजे मैं उस जगह को क्रॉस किया जहाँ पर मेरा ट्रक खराब हुआ था, मैंने देखा कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने कल रात को देखा था। ना कहीं कोई ढाबा, ना कोई गैरेज। यह घटना होने के बाद भी मैं कई बार उस रास्ते से गुजरा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई नहीं दिया, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया, न ऐसा कहीं कोई एहसास आया। लेकिन आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है कि शायद उस दिन अगर मेरा हेल्पर मेरे साथ ना होता, अगर उसने मुझे हिम्मत ना बंधाई होती, तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं जिंदा बचता भी या नहीं, कहीं हार्ट अटैक से न मर जाता। क्योंकि मैं जिसे कमज़ोर समझ रहा था, उसी ने मुझे बजरंग बली का रास्ता दिखाया था, बजरंग बली का साथ दिलाया था। और ये साथ आज तक है, अभी तक है, और शायद हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा।